नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 12 पाठ पढ़ रहे थे MS सुब्बालक्ष्मी। इसी पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हमारे देश में अनेक प्रकार के संगीतज्ञ हुए थे, जिनमें MS सुब्बालक्ष्मी का भी विशेष स्थान है। उन्होंने गायन की विद्या प्राप्त की थी और उसी के अंतर्गत उन्होंने संगीत गाना शुरू किया था। इन्हीं MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै के संगीत देवदासी परिवार में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? 16 सितंबर 1916 को। कहाँ हुआ था? मदुरै के एक संगीत देवदासी परिवार में हुआ था। तो इसको याद रखना है आपको कि इनका जन्म है 16 सितंबर 1916 को मदुरै के संगीत देवदासी परिवार में हुआ था। इनके संगीत गुरु का क्या नाम था? तो संगीत गुरु का नाम याद रखना आपको, गुरु श्रीनिवास अय्यर, पापनासम शिवम और टी विंद्रा। इन तीनों के आपको नाम याद रखने हैं, गुरु निवास अय्यर, पापनासम शिवम और टी विंद्रा। उनका जो पहला गायन था वो कब रिकॉर्ड किया गया था? जब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष की उम्र थी उनकी, किसकी? MS सुब्बालक्ष्मी की। तब उनका पहला गायन है वो रिकॉर्ड किया गया था। और 17 वर्ष की आयु हुई थी तब उनको मद्रास संगीत अकादमी में एक श्रेष्ठ गायिका के रूप में चुना गया था। तो ये सुब्बालक्ष्मी का नाम है ना, वो कर्नाटक संगीत प्रेमियों की जुबान पर चढ़ गया था। तो आपको ये याद रखना है कि MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? 16 सितंबर 1916 को मदुरै के संगीत परिवार में हुआ था। उनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम श्रीनिवास अय्यर, पापनासम शिवम और टी विंद्रा था। उनका पहला गायन कब रिकॉर्ड किया गया था? जब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में हमने आगे पढ़ा था सुब्बालक्ष्मी ने दक्षिण भारतीय संगीत में दक्षता प्राप्त करने के साथ साथ उत्तर भारत संगीत में भी निपुणता प्राप्त की थी। उनका उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत में स्वर लगाने का अंदाज सर्वथा भिन्न था, यानी उनका संगीत था वो सबसे अलग ही था, है ना। सुब्बालक्ष्मी जी दोनों संगीत शैलियों में दक्षता की एकमात्र अनुपम मिसाल थी। कौन सी संगीत की? दोनों संगीत की बताया, एक तो उत्तर और दक्षिण, ये बताया ना ऊपर, उत्तर और दक्षिण भारतीय संगीत, इन दोनों में ही उनकी दक्षता थी वो मिसाल थी। सच तो यह है कि उस समय जब संचार माध्यमों की इतनी सुविधा नहीं थी तो सुब्बालक्ष्मी ने उत्तर और दक्षिण के बीच संगीत सेतु का काम किया था। सुब्बालक्ष्मी का विवाह की बात आती है तो सुब्बालक्ष्मी का विवाह वो 24 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया था। उनका विवाह वो खादी भंडार में काम करने वाले और गांधीवादी पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी टी सदाशिव से हुआ था। सुब्बालक्ष्मी का विवाह किसके साथ में हुआ था? टी सदाशिव के साथ में हुआ था। और टी सदाशिव क्या काम करते थे? खादी भंडार का काम करते थे और गांधीवादी पत्रकार का काम भी करते थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सुब्बालक्ष्मी का मार्गदर्शन करने और विश्व की सर्वोत्तम गायिका बनाने में उनके पति का विशेष योगदान रहा था। तो वे अपनी दक्षता और सफलता का पूरा श्रेय किसको देती हैं? अपने पति को ही देती हैं, क्योंकि विवाह के बाद में उनके पति ने ही सुब्बालक्ष्मी का साथ ही दिया था। पति द्वारा निर्मित तमिल और हिंदी फिल्म मीरा में उन्होंने गायिका की भूमिका निभाई। कि पति ने एक फिल्म बनाई थी, क्या नाम था फिल्म का? मीरा, और उसमें नायिका की भूमिका निभाई थी। इससे वे हिंदी जगत में विशेष रूप से जाने लगी और पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। मीरा फिल्म में मीरा के 52 भजन उनकी आवाज़ में थे। कितने भजन? 52 भजन। देखो 52 भजन कम थोड़ी ना होते हैं, है ना। 52 भजन तो बहुत होते हैं। तो सुब्बालक्ष्मी जी ने 52 भजन गाए थे।
और मीरा के अपने भजनों में को अपने संगीत में बांधने के अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नानक, कबीर, सूर, तुलसी के भजन भी गाए थे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं इससे आगे। सन 1966 की बात आती है। कब? सन 1966 की बात आती है। मद्रास संगीत अकादमी ने उन्हें संगीत कलानिधि की उपाधि से विभूषित किया। मद्रास संगीत अकादमी, याद रखना, मद्रास संगीत अकादमी ने कौन सा पुरस्कार दिया था एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को? संगीत कलानिधि का। देखो दोनों में नाम संगीत आ रहा है, याद रखना। इसमें भी संगीत नाम आ रहा है, मद्रास संगीत अकादमी। और किस पर कौन सा पुरस्कार दिया था? संगीत कलानिधि का पुरस्कार दिया था, संगीत कलानिधि का। ठीक है, तो मद्रास संगीत अकादमी ने संगीत कलानिधि की उपाधि दी थी। कब? 1966 में। कब दी थी? 1966 में। सन भी याद रखना आपको कि सन 1966 में मद्रास संगीत अकादमी ने संगीत कलानिधि की उपाधि से विभूषित किया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वे प्रथम महिला थी कि इससे पहले किसी भी महिला को संगीत कलानिधि पुरस्कार नहीं दिया गया था। संगीत कलानिधि पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था। यही नहीं, सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण, 1954 में पद्म भूषण, 1974 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1975 में पद्म विभूषण और 1990 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनके पुरस्कार हैं, इनका आपको नाम ध्यान में रखना है कि कौन सा पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1966 में मद्रास संगीत अकादमी ने संगीत कलानिधि से विभूषित किया था। 1954 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 1974 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। 1975 में पद्म विभूषण और 1990 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इनको आपको याद रखना है। अब याद कैसे रखोगे? आप कहोगे कि सन तो भूल जाएंगे, कैसे याद रखें? तो इसमें देखो आप, इसमें सबसे पहले 1966, ये तो आपको याद हो गया होगा, मद्रास संगीत अकादमी ने संगीत कलानिधि की उपाधि से विभूषित किया था। फिर आती है 1954 की बात। 1954 में पद्म भूषण, 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1974 की बात आती है। फिर 1974 मैग्सेसे पुरस्कार और 1975 में पद्म विभूषण। 74 के बाद में 75 आता है ना, 74 और 75 याद रख लेना। 74 में मैग्सेसे पुरस्कार और 75 में पद्म विभूषण, ये ध्यान में रखना है। 1954 में पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों नाम अलग अलग हैं, है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। 1975 में पद्म विभूषण और 1990 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर कितने पुरस्कारों का जिक्र हो रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पुरस्कारों का जिक्र हो रहा है। तो आपको ये 5 पुरस्कार याद रखने हैं। 1966 में मद्रास संगीत अकादमी ने संगीत कलानिधि से सम्मानित किया गया था। 1954 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 1974 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। 1975 में पद्म विभूषण दिया गया था और 1990 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब याद हो गए होंगे सारे आपको, है ना। इसको बार बार में याद करने की कोशिश करोगे, याद हो जाएंगे। सुब्बालक्ष्मी जो केवल एक संगीत विभूति ही नहीं थी, वे सामाजिक सरोकारों के प्रति भी पूरी तरह जागरूक थी। साफल्य सम्मान के साथ मिले 1 लाख रुपये उन्होंने एक ट्रस्ट को दे दिए थे, है ना। तो 1 लाख रुपये है ना, उन्होंने एक ट्रस्ट को दे दिए। और ट्रस्ट क्या होते हैं? जो गरीब लोग होते हैं ना, उनकी मदद करते हैं ट्रस्ट वाले। तो उन्होंने 1 लाख रुपये ट्रस्ट को दे दिए थे। केवल भारत ही नहीं, अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने श्रोता कौन होते हैं? सुनने वाले। श्रोताओं का अर्थ होता है सुनने वाले, ठीक है, ध्यान में रखना। श्रोता होते हैं सुनने वाले। तो केवल भारत ही नहीं, अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने श्रोताओं को अपने मधुर गायन से मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र असेंबली में अपना गायन प्रस्तुत किया था, तो एक प्रसिद्ध पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा था
कि वे अपने संगीत द्वारा पश्चिम के श्रोताओं से जो संपर्क स्थापित करती हैं उसके लिए आवश्यक नहीं कि श्रोता उनके शब्दों के का अर्थ समझें। यानी गायन इस प्रकार का है कि यदि श्रोता अर्थ नहीं समझ पाते तो भी बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए उनके कंठ से निकला हुआ मधुर स्वर ही श्रोताओं के लिए सबसे सरल और महत्वपूर्ण माध्यम है। तो इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि MS बालक्ष्मी की आवाज़ है ना, जब वो गाती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो चाहे श्रोता होते हैं जो सुनने वाले होते हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं कि उन शब्दों का अर्थ समझें। श्रोता उनके शब्दों का अर्थ समझे आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो मधुर स्वर है ना वो श्रोताओं के लिए सबसे सरल और महत्वपूर्ण माध्यम है। माधुर्य, माधुर्य क्या होता है? मधुरता। और अध्यात्म, अध्यात्म क्या होता है? ईश्वर के प्रति विश्वास की प्रतीक बन चुकी सुब्बालक्ष्मी जी को 14 फरवरी 1998 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 14 फरवरी 1998 को इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है वो कौन सा है? भारत रत्न है ना। तो 14 फरवरी 1998 को इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखो यहाँ पर 6 पुरस्कार की बात हो गई है ना। 1966 में तो कौन सा मिला था इनको? संगीत के क्षेत्र में मद्रास संगीत वालों ने दिया था ना। कौन सा पुरस्कार दिया था? संगीत कलानिधि का पुरस्कार दिया था। फिर उसके बाद में इनको 1954 में पद्म भूषण मिला था। 1974 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। उसके बाद में 1975 में पद्म विभूषण और 1990 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला था। उसके बाद में 14 फरवरी 1998 को इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 7 दशकों से भी अधिक समय तक संगीत प्रेमियों को अपने यशस्वी सुरों से मंत्रमुग्ध करने वाली इस संगीत साम्राज्य का 11 दिसंबर 2014 को 88 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया था। आज सुब्बालक्ष्मी जी हमारे बीच नहीं हैं, किंतु महान गायिका का स्वर आने वाली शताब्दियों तक गूंजता रहेगा। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है 7 दशक क्या होते हैं? 10 वर्षों का समय होता है। दशक क्या होते हैं? 10 वर्षों का समूह होता है ना। जो 10 वर्ष होते हैं उनको दशक कहते हैं। 10 जैसे नाम आया 10 से आप समझ जाना कि 10 वर्षों का समूह होता है ना, उसे दशक कहते हैं। ठीक। तो दशकों से भी अधिक समय तक संगीत प्रेमियों को अपने यशस्वी सुरों से मंत्रमुग्ध करने वाली संगीत साम्राज्य क्या 11 दिसंबर 2004 को 88 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। तो इसमें बताया गया है कि इनका स्वर्गवास कब हुआ था? 11 दिसंबर 2004 को 88 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास होता निधन, और यशस्वी होता है प्रसिद्धि, है ना। जो इन्होंने संगीत प्रेमियों को अपने प्रसिद्ध सुरों से मंत्रमुग्ध कराया था ना, यशस्वी होता प्रसिद्ध। तो इनका निधन है वो कब हुआ था? 11 दिसंबर 2004 को हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। आज सुब्बालक्ष्मी जी हमारे बीच नहीं है, किंतु इस महान गायिका का स्वर आने वाली अनेक शताब्दियों तक गूंजता रहेगा। और इसको जो लिखने वाले हैं वो कौन है? TJS जॉर्ज हैं। ये अपना पाठ है ये पूरा हो चुका है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हैं उनको याद करना है, और जो प्रश्न उत्तर मैं भेजता हूँ उनको भी आपको उत्तर पुस्तिका में भी करना है और याद भी करना है। तो ये अपना पाठ पूरा हो चुका है। धन्यवाद।